तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंज की टीम में आपका हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है। मेरा नाम दानिश है। आज हम ऐसे बुजुर्गाने दिन सूफिया इकराम के बारे में बात करने वाले हैं। हजरत सरकार सैलानी खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात पर हम चंद मुख्तसर सी नज़र डालेंगे। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, खित्ता बरार, शहर बालापुर, अकोला ज़िला, महाराष्ट्र, खानकाह नक्शबंदिया में मैं मौजूद हैं। देखिए, आप मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं, विदर्भातील सूफी संत। ये किताब लिखी है डॉक्टर किशोर मारुति वानखड़े ने। और आप मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं जिसका नाम है रूहुल इनायत। इन किताबों की रोशनी में हम सरकार सैलानी की सवाने हयात बयान करेंगे। एक और किताब हमारे पास में मौजूद है जो उर्दू ज़बान में लिखी गई है। चलिए हम बात करते हैं सरकार सैलानी खित्ता बरार, दहली से बालापुर कैसे आना हुआ, बालापुर से हैदराबाद, हैदराबाद से चोपड़ा और चोपड़ा से पीपलगांव सैलानी, वहाँ तक जाने का सफ़र इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। और शहर बालापुर में मोहम्मद मासूम अरमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है, उन पर भी हम एक चंद मुख्तसर से नज़र डालेंगे। चलिए हम बात करते हैं सरकार सैलानी के बारे में। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम काले खान था। आपके वालिद मोहतरम दहली के एक मशहूर ताजिर हुआ करते थे। अल्लाह ने सरकार सैलानी खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम अब्दुल काले खान साहब को दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, मगर औलाद न होने की वजह से वो और उनकी बीवी मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन दहली में एक वली जिनका चर्चा आम हुआ। चलिए देखते हैं हम किताबों की रोशनी में क्या लिखा गया है। आपका नाम अलहाज अब्दुल रहमान नक्शबंदी अल मुजद्दी और लक़ब सैलानी है। आपकी विलादत 1870 दहली में हुई। आपके वालिद माजिद का इसम गिरामी काले खान, आपका आबाई वतन दहली है। आपके वालिद एक मशहूर कारोबारी शख्स थे जो दहली के मशहूर अमीर और इज़्ज़तदार लोगों में शामिल थे। जनाब काले खान साहब ने दुनिया भर की आरामदा और सुकून सहूलियत हासिल की, लेकिन औलाद न होने की वजह से वो और उनकी बीवी मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अल्लाह के वली का चर्चा दहली में आम हुआ। वो अल्लाह के वली मजज़ूब थे। जनाब काले खान साहब की बीवी ने उस अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुई और अपनी सारी परेशानी बयान की। उस अल्लाह के वली ने अपने थैले से एक फर निकाल कर दिया और कहा कि तुझे एक लड़का होगा, मगर मुझसे अहद करके तो उसका नाम अब्दुल रहमान रखेंगी। उस मजज़ूब ने सैलानी सरकार के मुतालिक कुछ पेश गोमाया की। वो कोई आम आदमी नहीं होगा, लेकिन इल्म हासिल करेगा और एक अजीम सूफी बन जाएगा और लोगों को सही राह पर चलना सिखाएगा। जनाब काले खान साहब की बीवी ने वो फल लिया और घर आकर बात अपने शौहर को बताई। बचपन ही से सरकार सैलानी ज़हन ताकतवर थे। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने वर्जिश करना शुरू कर दिया। वर्जिश करने के शौक़ की वजह से 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर दहली को खैराबाद कहा और सफ़र करते हुए फ़न कुश्ती में माहिरत हासिल की और सफ़र के दौरान दक्कन शहर बालापुर, अकोला ज़िला, महाराष्ट्र तशरीफ़ लाए। बचपन से ही सरकार सैलानी बहुत ताकतवर, अक्लमंद और होशियार थे। जब आप 14 साल के हुए तो अब आपने इरादा किया कि मैं दक्कन की ओर निकलता हूँ। आपको फ़न कुश्ती का बहुत शौक़ था। जब आप फ़न कुश्ती में माहिरत हासिल करने के लिए दक्कन की ओर रवाना होते हैं, उस वक्त खित्ता बरार के मशहूर पहलवान, जिनका नाम पूरे दहली तक मशहूर था, यानी पूरे हिंद के अंदर सरज़मीन बालापुर से हज़रत सैयद शाह नूरुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े अपने वक्त के पहलवान रह चुके, उनका नाम सरकार सैलानी ने बहुत बार सुना और नाम सुनकर उनसे फ़न कुश्ती में माहिरत हासिल करने के लिए शहर बालापुर की ओर निकलते हैं। जब सरकार सैलानी 14 बरस के हुए तो आपने फ़न कुश्ती में माहिरत हासिल की और खित्ता बरार शहर बालापुर के मशहूर सूफी बुज़ुर्ग, जिनका नाम नूरुद्दीन पहलवान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त के बहुत मशहूर पहलवान हुआ करते थे, जिनका नाम पूरे हिंद के अंदर मशहूर था। सैलानी सरकार ने दहली में आपके बारे में बहुत सुना कि महाराष्ट्र अकोला ज़िला शहर बालापुर में एक बहुत बड़े पहलवान रहते हैं।
ان کا نام دہلی تک کے مشہور تھا، جن کا مزار مقدس آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مزار مقدس حضرت نور میاں عرف پہلوان بابا، جن کی مزار آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام دہلی تک مشہور تھا۔ سرکار سیلانی جب دہلی سے دکن روانہ ہوتے ہیں تو سفر کرتے وقت آپ کا نام بہت بار سنا، کیونکہ سرکار سیلانی کشتیوں میں بہت ماہر تھے۔ جہاں جہاں پر میں دنگل ہوا کرتے تھے، سیلانی سرکار دنگل میں حصہ لیا کرتے تھے اور حضرت نور الدین پہلوان کا نام بہت سنا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اتنے مشہور پہلوان سے تربیت حاصل کروں، تو آپ نے دہلی کو چھوڑ کر خطہ برار کی اور رخ کیا اور سرکار سیلانی شہر بالاپور تشریف لاتے ہیں حضرت نور الدین پہلوان رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ جب خطہ برار میں شہر بالاپور میں آپ تشریف لائے، خانقاہ نقش بندیہ میں آپ نے بڑے ادب کے ساتھ اس خانقاہ میں قیام کیا۔ ہم نے روایت کے مطابق بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ سرکار سیلانی شہر بالاپور میں 40 دن تک کے آپ نے مقام کیا اور حضرت نور الدین پہلوان سے فن کشتی میں ماہرت حاصل کی ہے۔ یہاں پر میں حضرت نور الدین پہلوان رحمۃ اللہ علیہ کے ورزش کے سامان بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے یہ ورزش کے سامان دیکھ رہے ہیں، یہ گولا پھینک ہیں، ڈمیز ہیں، چکھیاں ہیں۔ یہ حضرت سید شاہ نور الدین پہلوان نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے ورزش کے سامان ہیں۔ اسی سامان سے حضرت سیلانی سرکار نے شہر بالاپور میں ورزش کی ہے۔ حضرت نور الدین پہلوان سے آپ نے فن کشتی میں ماہرت حاصل کی، تربیت حاصل کی اور آپ دکن کے لیے ناندیڑ جاتے ہیں۔ ناندیڑ سے پھر آپ چوپڑا جاتے ہیں، چوپڑا سے پھر بلڈھانا۔ اگر سیلانی سرکار شہر بالاپور میں جب بھی آتے تو آپ کا قیام خانقاہ نقش بندیہ شہر بالاپور میں آپ کا اسی خانقاہ میں قیام ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے ورزش کے سامان آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سامان ہیں۔ میں کیمرہ مین کو کہوں گا قریب آ کر دکھائے۔ دیکھیے اس کے اندر ڈمبل کے لیے اپنے پکڑنے کے لیے ایسا کچھ رہا کرتا تھا رکھتے۔ اللہ نے حضرت سید شاہ نور الدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی بازوؤں میں اتنی طاقت دی تھی، آپ دیکھیے سوچ سکتے ہیں کہ ان کے سامان دیکھ کر آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کتنی طاقت قوت عطا کی تھی۔ سرکار سیلانی خانقاہ نقش بندیہ بالاپور میں فن کشتی کی تربیت حاصل کی۔ کچھ دن کے بعد سرکار سیلانی نے بالاپور ضلع اکولا مہاراشٹر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ کچھ راستہ چلے ہی تھے کہ ایک درویش سے ملاقات ہوئی۔ درویش نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے جواب دیا میں ایک پہلوان ہوں اور میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تو درویش نے آپ سے پوچھا کیا تم کشتی کا استعمال لوگوں کی مدد کے لیے کرتے ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا میں ورزش اپنے جسم کے لیے کرتا ہوں۔ تو درویش نے آپ کو ایک نصیحت کی کہ ایسا مشق کرو جو مفید ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس نصیحت کا اثر سیلانی سرکار پر اس قدر ہوا اور درویش کی باتوں کی دلچسپی کے ساتھ آپ سماعت کرنے لگے، اور پھر آپ نے درویش سے متاثر ہو کر سوال کیا کہ مجھے بھی خدمت خلق کرنا ہے، مگر اس راہ پر میری رہنمائی کون کرے گا؟ تو اس درویش نے آپ کو حکم دیا کہ آپ چوپڑا چلے جاؤ۔ ان دنوں چوپڑا میں کشتیوں کے مقابلے شروع تھے۔ آپ بھی کشتی لڑنے کے لیے میدان کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مشہور پہلوان جس کو اس وقت کوئی بھی شکست نہیں دے رہا ہے، تو خود سرکار سیلانی نے میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کا ارادہ کیا اور اس پہلوان کو چیلنج کیا، مگر آپ کو بھی اس پہلوان نے شکست دے دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس پہلوان کے پاس ایک جن قید تھا اور وہ اسی جن کی وجہ سے سارے مقابلے جیت رہا تھا۔ یہ سرکار سیلانی کی کشتی میں زندگی کی پہلی شکست تھی۔ اس وقت حضرت الشاہ محمد معصوم ارمان نقش بندی المجدی کشتی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب سرکار سیلانی سے ملاقات کی تو آپ کو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوئی، تو ارمان صاحب نے سرکار سیلانی کو اپنے پیر و مرشد سید خیر الدین مخدوم مجرد لاہوری نقش بندی کے پاس لے گئے۔ ان دنوں سرکار خیر الدین مجرد لاہوری چوپڑا تشریف لائے ہوئے تھے اور ارمان صاحب پہلے سے ہی سرکار خیر الدین مجرد کے مرید تھے۔ اور پھر ارمان صاحب نے سیلانی سرکار کی شکست کا سارا واقعہ اپنے پیر و مرشد
हुजूर को बयान किया। हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह को इस बात पहले से ही पता थी, इसीलिए आपने वो सारा खाना तैयार करवाया जो सरकार सैलानी को पसंद था। जब सरकार सैलानी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठे तो सारा खाना खुद की पसंद का पाया और चंद औकात समात बयान किए। हजरत की तमाम बातों बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी। यही वजह थी कि सरकार सैलानी हल्का इरादात नक्शबंदिया में दाखिल हो गए, यानी सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद से मुरीद हो गए। अगले दिन जब सरकार सैलानी कुश्ती के मुकाबले के लिए खानका से रवाना हुए तो सरकार खैरुद्दीन मुजर्रद ने आपसे कहा कि उस पहलवान को मेरा सलाम कहना, इसके बाद कुश्ती लड़ना। सरकार सैलानी ने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक उस पहलवान को सलाम कहा और आपके सलाम कहते से ही उस पहलवान के पास का एक जिन आज़ाद हो गया और भाग गया। तब सरकार सैलानी ने उस पहलवान को बड़ी आसानी से शिकस्त दी। मासूम अरमान साहब और सरकार सैलानी एक दिन बोरी नदी अमनेर जलगांव खानदेश के किनारे जिक्र में मशगूल थे कि हज़रत किबला पीरो मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद तशरीफ़ लाए और दोनों को इस कदर मश्क देखकर खूब खुश हुए तो आपने फ़ौरन दोनों को हुक्म दिया कि सैलानी बुल्डाना पहाड़ों में जाएगा और अरमान बरार शहर बालापुर जाएगा। खानवादा नक्शबंदिया, इस सिलसिले में बेशुमार बुजुर्गान दीन इस खानका से गुजरे हैं। हम जिस रहमतुल्लाह अलैह जिस पहलवान के बारे में बात कर रहे हैं ये उन्हीं का मज़ार है। मैं हज़रत कैमरा में सैयद शाह नूरुद्दीन पहलवान रहमतुल्लाह अलैह का उस वक्त बोलबाला लाहौर, पटियाला, जयपुर, अमृतसर, हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी मशहूर था। उस वक्त अखंड भारत हुआ करता था। देखिए सरकार सैलानी के ताल्लुक से भी इस किताब में बखूब लिखा गया है। सरकार सैलानी ने हज़रत नूरुद्दीन पहलवान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से सरकार सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के 14 खलीफा खिताए बरार में आराम फरमा है। नंबर 1 हज़रत जान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह खामगांव, हज़रत खैरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चिखली, हज़रत सिद्दीक शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह वाशिम, हज़रत शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह फूलगांव, हज़रत हाजी मस्तान शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह अनसिंह, हज़रत हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह हरदी लोनार, हज़रत हसन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह डोनगांव, हज़रत इब्राहिम शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह लोनार, हज़रत सिद्दीक शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह डोनगांव, हज़रत मोहम्मद मासूम अरमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह बालापुर, हज़रत रसूलुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह मलकापुर, हज़रत इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह डोनगांव, हज़रत हकीम शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह मुक्ताई नगर, हज़रत कालू महाराज नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह भोकरदन। 14 खलीफा हज़रत सैलानी सरकार के खित्ता बरार में आराम फरमा है। इंशाअल्लाह हम एक एक एपिसोड स्पेशल 14 एपिसोड हम बनाएंगे। ये हमारा पहला एपिसोड शहर बालापुर से था। खानका नक्शबंदिया में ये सामान आप देख सकते हैं जिसकी बुनियाद 1649 में हज़रत शेखुल इस्लाम शेखुल औलिया हज़रत इनायतुल्लाह नक्शबंदी ने रखी थी। हमने 3 एपिसोड इस खानका पर बनाए हैं। आप देख रहे थे इतिहास की गूंज। मेरा नाम दानिश शेख। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।